हेलो गाइज, और सब कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट अंडर बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने जो मैंने बढ़ाया था उसको मैं डिजाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट करा था अंडर टॉर्सनल मूवमेंट। मतलब कि वहाँ पर क्या होता है कि इसेंट्रिक लोड लग रहा था, पर वहाँ पर हमको प्राइमरी शियर फोर्स भी दिया हुआ था। और कौन सा फोर्स दिया हुआ था? टॉर्सन की वजह से, टॉर्क की वजह से जो सेकेंडरी शियर फोर्स आया था, जो सेकेंडरी शियर स्ट्रेस आया था वो था। ठीक है, अब यहाँ पर बेंडिंग की वजह से जो हम इसेंट्रिक लोड लग रहा है, जो इसेंट्रिक लोड लग रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्राइमरी शियर स्ट्रेस तो आएगा, पर जो दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, मतलब कि यहाँ कंबाइंड स्ट्रेस आएगा, शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो इसका डिजाइन करते हैं। अब देखो, मैंने मान लिया कि ये एक वॉल है। ठीक है, ये वॉल है और इस पर कोई मैं एक ऐसे प्लेट में अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पर लोड लगा हुआ है, कैंटिलीवर टाइप का हो गया, कैंटिलीवर लोड लगा हुआ है, कैंटिलीवर लोड लगा हुआ है। अब भाई इस जब, और ये दूसरा स्ट्रक्चर है, कुछ कोई अलग स्ट्रक्चर होगा, कोई प्लेट होगी। अब इसको वॉल से अटैच करना है, तो भाई कैसे अटैच करोगे? अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अब मुझे ये कोई वॉल है, अब इससे ये रॉड है सर्कुलर और इससे अटैच करना है, तो कैसे अटैच करेंगे? ठीक है, तो ये तो सर्कुलर रॉड की बात हुई। कोई प्लेट है रेक्टेंगुलर शेप में, मैं उसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, मतलब ऐसे कि ये वॉल है, ये हो गई वॉल और ये प्लेट है रेक्टेंगुलर शेप में, कैसे अटैच करोगे? ठीक है, तो मैं अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कैंटिलीवर लोड लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ये वॉल है, ये वाली ये प्लेट है, ये अटैच करनी है, और यहाँ पर इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर दिया, वेल्ड लगा दिया। कौन सा वाला? फिलेट वेल्ड। यहाँ पर अगर ऐसे देखिए, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर लेंथ और इसके परपेंडिकुलर लेंथ मैंने वेल्ड लगा दिया। मान लिया मैंने, ये मेरी कितनी है, एल लेंथ है, बी मान लिया, चलो बी। ठीक है, कितनी? बी। और ये मैं इसको मान लेता हूँ, ये मेरा डी है। ठीक है, ये लगा दिया, ये लगा दिया, और लोड आपका ऐसे लग रहा है, इसेंट्रिक। अब इसेंट्रिक मैं इसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तो अगर मैं देखूँ इसका, हम सब इसेंट्रिक लोड क्यों कहा जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो ये वेल्ड लगा हुआ है, दो वेल्ड लगे हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ग्रुप ऑफ वेल्ड है, मतलब कि दो ग्रुप ऑफ वेल्ड कहते हैं मैंने, दो वेल्ड हैं, वेल्ड किए हुए हैं, फिलेट वेल्ड लगाए हुए हैं। तो ग्रुप ऑफ वेल्ड है इनका, अगर मैं इन ग्रुप ऑफ वेल्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दोनों का देखूंगा, तो वो सेंटर पे आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है, जितना बी ए है उतना बी ए है। ठीक है, तो सिमेट्रिक है तो सेंटर पे आएगा। निकालेंगे भी, मैं बताऊंगा कैसे निकालता है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कई बार बताया भी है। तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जब आएगा तो इसका मतलब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ। ये ना सामने क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर लगा हुआ है, ये मत समझना कि ये इधर क्या है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, यहाँ पर लगा हुआ है ये बेल्ट। ठीक है, ये यहाँ लगा हुआ है, तो ये क्रॉस सेक्शन इसका, तो यहाँ आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ सी जी आएगा, और भाई लोड लगा है यहाँ, तो एक टाइप का इसेंट्रिक लोड लगा है। इसेंट्रिक लोड क्यों कह रहा हूँ? अगर ये लोड यहाँ लगता, इस मतलब सेम प्लेन पे, अगर सेम प्लेन पर ये लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इसेंट्रिसिटी नहीं थी। पर सेम प्लेन पर ये लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ डिस्टेंस पे लगा है, तो ये आएगी इसेंट्रिसिटी। ठीक है, कितनी है ये हो गई इसेंट्रिसिटी। अब इसकी लेंथ मान लो कैपिटल एल, तो ये कैपिटल एल हो गई कि इतनी डिस्टेंस पे पी लोड लगा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी। ठीक है,
तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वेल्ड, दो वेल्ड हैं तो इनको कह रहे हैं हम ग्रुप ऑफ वेल्ड। इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे पहले फाइंड करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा। अब आएगा तो यहीं कहीं इसी लाइन पे आएगा। अब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहीं कहाँ आएगा, है नहीं, आएगा इसी लाइन पे, क्योंकि ये लगा है इसी के क्रॉस सेक्शन में। पर ये नहीं पता कि कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब भाई हम क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, मैंने क्या माना, एक्स बार और वाई बार क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, सी जी के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्स बार और वाई बार कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैंने ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से हैं, ओरिजिन कहाँ पर भाई, ओरिजिन ये है, और ये जो वेल्ड है ये मैं इस लाइन पे मान रहा हूँ, ये वाला वेल्ड, ये वाला वेल्ड इस लाइन पे मान रहा हूँ, मैंने इसको 1 मान लिया। और जो ये वाला वेल्ड है वो यहाँ पर है, कितनी डिस्टेंस है इससे, d डिस्टेंस पर, और इन दोनों की विड्थ कितनी है, b और b, इसकी भी b है, इसकी भी है, तो ये 1 वेल्ड हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। ठीक है, तो x बार y बार किसके कोऑर्डिनेट्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, कहाँ से, ओरिजिन से, इन दोनों के ग्रुप ऑफ के वेल्ड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोऑर्डिनेट्स। तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। x1 बार क्या है, x1 बार क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वेल्ड, ये वाला जो वेल्ड है इसका खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा सेंटर इसका। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना कि ये जो वेल्ड है ये वाला है नी, इसकी जो ये फिलेट वेल्ड हम बनाते हैं, ये क्या है, लेग, क्या है, लेग, ये क्या है, थ्रोट एच, ओके, थ्रोट एच, ये क्या है, लेग ऑफ द वेल्ड। ठीक है, अब जो यहां से ये जो ये है ना, ये इसको, ये होती है लेग, ये होती है थ्रोट, ये जो यहां से दिखाई देता है ये थ्रोट होती है, एच जिसे हम कहते हैं। जो यहां से ये जो वेल्ड आपका दिखाई दे रहा है ना, वो है नहीं, सामने से अगर फ्रंट से देखोगे तो ये वेल्ड आपको दिखाई देगा, ये थ्रोट होती है, ये थ्रोट दिखाई देती है, समझ गए। तो ये दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं ना, तो हम मानते हैं कि जो हमारा थ्रोट है एच, वो 1 यूनिटी लेते हैं। क्या लेते हैं, यूनिटी। ठीक है, तो थ्रोट एच हम क्या लेंगे, 1 यूनिटी लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जो ये थ्रोट एच 1 हमने लिया है, और ये क्या है हमारा, हमने वेल्डिंग करी है, तो ये एज ए लाइन आएगा, केवल सिंगल लाइन, सिंगल। ठीक है, क्योंकि हमने ये एच जो है 1 ले लिया, तो ये जो आपको वेल्ड दिखाई देगा एज ए लाइन दिखाई देगा। ठीक है, जिसकी कोई भी थिकनेस नहीं है, सिंपल लाइन जैसे ये है, पर विड्थ इसकी है, इसकी बी है। ठीक है, कितनी है, बी। ओके, तो ये बी है, ठीक है। अब हमने ये बी है। अब भाई, अब इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, अगर मैं वेल्ड 1 की बात करूं, और इस वेल्ड 1 के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 बार y1 बार क्या है इसके, by2, x1 बार by2 और y1 बार 0। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर, क्योंकि एज ए लाइन है और सेंटर यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 बार और y2 बार क्या होंगे, by2 कॉमा, और ये कितनी हाइट है ओरिजिन से, d। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, by2 है और d। ठीक है, ओके, by2 कॉमा d हो गए।
ठीक है। तो यहाँ पर रखें, फिर एक्स बार निकालें। एक्स बार क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स बार क्या निकलेगा, A1। अब इसका एरिया कितना होगा, इस वाले वेल्ड का एरिया भाई B इंटू विड्थ तो 1 है A1, इसका कितना होगा A2 B इंटू 1। ठीक है, तो A1 क्या हो गया B, x1 बार कितना है हमारा by2, A2 कितना है A2B, x2 बार कितना है by2, A1 कितना है B A2 कितना है B, तो b स्क्वायर y2 प्लस बी स्क्वायर y2 क्या हो गया, b स्क्वायर y2 प्लस बी स्क्वायर y2 क्या हो गया b स्क्वायर, तो b स्क्वायर डिवाइड बाई 2b, तो क्या आया b/2। तो x बार का कोऑर्डिनेट क्या आया b/2 आ गया। अब ऐसे ही y बार निकालो, y बार क्या होता है a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। अब a1 क्या है b, y1 बार कितना है 0 इसका, a2 कितना है b, y2 बार कितना है d, ये है ना d, और ये कितना है b प्लस b 2b, तो ये 0 हो गया, b से b तो कितना आ गया dy2। मतलब x बार और y बार के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के by2 कोमा dy2, मतलब by2 कोमा dy2। यहाँ जैसे मैंने कहा था, समझ गए। तो सिमिट्री यहाँ से क्योंकि ये सिमिट्री है, ये भी वेल्ड उतना ही उतना है, सिमिट्री by2 कोमा dy2। समझ गए कैसे निकालना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो by2 कोमा dy2 मतलब x डायरेक्शन में by2, y डायरेक्शन में dy2। इसकी x डायरेक्शन अंदर की तरफ है, y डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो x डायरेक्शन जो क्या है इसकी बोर्ड की परपेंडिकुलर है, तो अंदर की तरफ, और y डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो y डायरेक्शन क्या है dy2, ये क्या है dy2। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, सेंटर यहाँ पे। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितनी है, मान ली मैंने L, ये भी दे रखा होगा, नोन होगा। इसेंट्रिसिटी पता चल गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करें, अब जो भाई हमारा इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है इस, तो मैं ये लोड सारा का सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कौन कौन सा लोड आएगा, कौन कौन सा लोड लगेगा, मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो जो ये P है ना, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पहले ये लोड P आएगा, ट्रांसफ़र होगा, P एज इट इज ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये क्या लोड, ये क्या देगा, इसको क्या देगा, क्या देगा, शियर फोर्स देगा, इसको शियर फोर्स देगा। तो एज इट इज P मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब ऐसे ही मैंने इसकी वजह से क्या आएगा, एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, बेंडिंग मोमेंट ये, तो कितना होगा बेंडिंग मोमेंट P इंटू ई, कितना होगा बेंडिंग मोमेंट P इंटू ई, P इंटू ई, समझ गए। एक शियर फोर्स आएगा, और शियर फोर्स की वजह से क्या आएगा, शियर स्ट्रेस, और एक बेंडिंग मोमेंट आएगा, बेंडिंग लोड आएगा, उसकी वजह से क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। समझ गए ना, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो भाई ये मैंने पूरा यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, चाहे इसको हटा दो। अब जो ये लोड है, ये लोड इस पे वर्क करेगा, किस पे वर्क करेगा, ये जो लोड यहाँ शियर फोर्स और बेंडिंग लोड आया है, ये लोड करेगा अब ये जो ग्रुप ऑफ वेल्ड्स हैं 1 और 2, इनके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, तो क्या वर्क करेगा देखो, तो ये तो पता चल गया ना कि सेंटर पर है, तो ये हम हटा देते हैं। तो भाई हमें पता चल गया कि क्या क्या आएगा, तो अब क्या करें, चलिए अब इसको हटा दिया। अब क्या कर गए, तो ये आएगा, तो भाई इसमें क्या क्या लगेगा, ये किसके इक्वल होगा, ये अगर मैं ये बनाऊं, चलो मैं केवल वही बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, वेल्ड ही बना रहा हूँ मैं केवल। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, एक ये क्या है वेल्ड,
ये और ये, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये लग रहा है, क्या लग रहा है, शियर फोर्स। तो ये जो शियर फोर्स है इस पे लगेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे। और ये लगेगा कहाँ पर, ये लगेगा कहाँ पर, और एक ये लगेगा, ये क्या है, बेंडिंग लोड। ये क्या है, बेंडिंग लोड। तो बेंडिंग की वजह से क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो इस पे क्या लगेगा, एक बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। अब ये जो शियर फोर्स है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये पूरे यूनिफॉर्म रहेगा और यूनिफॉर्मली शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, इंड्यूस होगा। तो मैं इससे पहले वाले में भी मैंने जब इसेंट्रिक लोड बताया था टॉर्सनल वाले केस में, उसमें जो मैंने कहा था शियर फोर्स पूरा का पूरा कहाँ लगेगा, पूरा का पूरा शियर फोर्स, जब मैंने क्या कहा था, देखो कि पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट, पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट और ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट में स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ कम होती है, पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट की, ठीक है। तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट आपका 18%, 18% ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट से, ठीक है। तो अगर फेलियर होगा तो सबसे पहले पैरेलल फिलेट वेल्डेड वाला फेलियर होगा, ठीक है, वो फेलियर होगा। अब उस केस में जो पैरेलल फिलेट वेल्ड में, क्योंकि फेलियर प्लेन दोनों के लिए सेम है, कौन सा वाला प्लेन है, थ्रोट प्लेन, इसी थ्रोट प्लेन के अलॉन्ग फेल होगा दोनों के केस में, पर एंगल अलग है। जैसे अगर मैं पैरेलल फिलेट वेल्ड के केस में कहूँ तो जो थीटा है, कौन सा वाला थीटा, ये वाला थीटा, ये जो एंगल थीटा है पैरेलल के केस में 45 डिग्री, तो मतलब 45 डिग्री पर फेल होगा, और ट्रांसवर्स के केस में 67.5 डिग्री, ठीक है, पर फेलियर होगा इसी थ्रोट प्लेन के अलॉन्ग। तो पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट क्या है, सबसे वीक है। तो डिजाइन हम जब भी करते हैं सबसे वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि सबसे वर्स्ट केस क्या है हमारा, पैरेलल फिलेट वेल्ड। तो पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट का हम जो उसका डिजाइन प्रोसीजर जो हमने लिया है कि उसमें किस वजह से फेल हुआ है वो लेके चलेंगे, मतलब पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। तो उसमें हमने क्या था, उसमें ये था कि जो सारा जो शियर फोर्स था, जो हमने जो फोर्स लगाया था, जो मतलब जो पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट में क्या था कि ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये प्लेट है, इसमें यहाँ फोर्स लग रहा था, यहाँ फोर्स लग रहा था, ये P है फोर्स, ये P, और कैसे वेल्ड हुआ था पैरेलल में, ऐसे हुआ था, ऐसी तो होता है अलोंग जो वेल्ड की डायरेक्शन है और जो लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन सेम है। तो इसमें जो सारा जो ये फोर्स P हमने जो लगाया था, ये कि सारा का सारा किस प्लेन पे लग रहा था, P फोर्स इस प्लेन पे, एज ए शियर फोर्स, एज ए शियर फोर्स। जो ये P फोर्स था सारा का सारा इस प्लेन पे लग रहा था, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन पे सारा का सारा P फोर्स किस फॉर्म में लग रहा था, शियर फोर्स की फॉर्म में, मतलब कि ठीक है। तो शियर इस प्लेन के अलोंग, इस बोर्ड, इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग जितना भी शियर स्ट्रेस लग रहा है, यूनिफॉर्म शियर स्ट्रेस, वो इस प्लेन के अलोंग लग रहा है। पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट में यही था, ठीक है। तो हम इस केस में भी ये मान के चलेंगे, क्योंकि हम, मैंने कहा ना वर्स्ट केस लेके चलते हैं, तो इस केस में भी ये मान के चलेंगे जो ये शियर फोर्स P लग रहा है ना, तो पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट के अनुसार हम डिजाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट, चाहे इसमें दिख रहा हो कि ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट है, चाहे दिख रहा हो, पर हम मांगे चलते हैं वर्स्ट केस कि यार पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट मांगे चल रहे हैं हम, तो कि हमारा जो शियर फोर्स है सारा का सारा इसी प्लेन में लग रहा है। क्यों डिवाइड होगा वो नॉर्मल और शियर में, हम तो इसी में लगाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से ही सबसे पहले वो फेल हुआ। ट्रांसवर्स फेल नहीं हो रहा है, पैरेलल वाला पहले फेल हो रहा है। ट्रांसवर्स की स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है उससे, वो तो फेल होगा ही नहीं, पर हम तो ये कह के चल रहे हैं कि भाई ये इसमें चाहे इसमें ट्रांसवर्स फोर्स ही लगना लग रहा हो, पर मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि शियर फोर्स ही सारा का सारा इस प्लेन पे लग रहा है, समझ गए। तो यहाँ से हमने उस समय क्या निकाला था,
अगर प्राइमरी शियर स्ट्रेस की बात करूं क्या आया था, P डिवाइड बाई 0.707 LE। LE क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ। जितने ज़्यादा वेल्ड लगेंगे उतने, जितने ज़्यादा फिलेट वेल्ड लगेंगे उतनी बड़ी उसकी लेंथ होगी। इसमें एक लेंथ फिलेट वेल्ड की है, एक लेंथ फिलेट वेल्ड की है, तो LE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2B, B प्लस B। अगर 4 लगे होते तो 4B हो जाते। अलग अलग साइज अलग अलग लेंथ के लगे होते, ये B होता, ये A होता, तो A प्लस B हो जाता। समझ गए बात? तो ये तो बात समझ में आ गई कि ये लगेगा प्राइमरी। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस आपका अलोंग द थ्रॉट प्लेन, जैसे मैंने कहा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जो प्राइमरी शियर फोर्स की वजह से सारा का सारा थ्रॉट प्लेन पे लगा। अब जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा इस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से, वो भी सारा का सारा हम थ्रॉट प्लेन पर ही लगेगा। मतलब कि जो और वो जो बेंडिंग स्ट्रेस केवल ये मान के चलो, जैसे शियर फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वैसी बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस थ्रॉट प्लेन पर। ठीक है, अब आपको बेंडिंग स्ट्रेस पता है कैसे लगता है बताओ। ये कोई मतलब बेंडिंग देखो, शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स कैसा आता है, शियर फोर्स कैसा आता है, अगर कोई एक्सेज है, उस एक्सेज के परपेंडिकुलर कोई एक्सेज है, ये एक बॉडी है, अब इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स लगेगा तो शियर फोर्स आएगा। ठीक है, अब शियर फोर्स आएगा, ये हो गया शियर फोर्स। ठीक है, अगर जब ये CG से गुजर रहा है, अगर ये यहाँ लग रहा है तो क्या होगा, एक तो शियर फोर्स भी आएगा और इसकी वजह से एक टॉर्सनल शियर फोर्स भी, टॉर्सनल भी लगेगा, टॉर्क। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी एक्सेज है इसके परपेंडिकुलर है। अब इसेंट्रिसिटी की वजह से एक टॉर्क भी जनरेट होगा। चलो ये तो हो गई शियर की बात। अब जो टेंसाइल क्या होता है, टेंसाइल क्या होता है, ये मेरी एक्सेज है, अगर मैं इसके एक्सेस के अलोंग लगाऊं तो मेरा टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। पर अगर मैं इसी एक्सेस के, क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है और मैं इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस। पर अगर मैं इससे कुछ दूरी पे लगाऊं, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ डिस्टेंस पर, तो मेरा क्या आएगा, यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस तो आएगा ही, पर एक बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। समझे क्या आ गया, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस ऐसा आता है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस ऐसा आता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, इस प्लेन के, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही इस थ्रॉट प्लेन के अलोंग जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा उसके परपेंडिकुलर लगेगा। समझ गए? तो एक तो शियर फोर्स पूरा इस प्लेन के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बेंडिंग स्ट्रेस भी इस प्लेन के अलोंग लग रहा है। ये एज्यूम करके चल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि उससे हमारा डिजाइन, हम कहते हैं ना वर्स्ट केस लेके चलते हैं वो। ठीक है, तो ये वही केस है। तो अब हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। अब भाई बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालोगे? अब आपको पता है क्या होता है, सिग्मा ओवर वाई एम ओवर आई, ये होता है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस डिवाइड बाई वाई एम डिवाइड बाई आई। बेंडिंग मोमेंट एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट हमको पता है P इंटू ई। ठीक है, P इंटू ई बेंडिंग मोमेंट पता है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द CG ऑफ द ग्रुप ऑफ वेल्ड, अबाउट द CG ऑफ द ग्रुप ऑफ वेल्ड। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाई क्या है, वाई मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा बी मुझे निकालना है, तो m डिवाइड बाई आई ओवर वाई मैक्सिमम। तो भाई क्योंकि मुझे सिग्मा बी क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, मुझे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, तभी तो मैक्सिमम मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम चाहिए, तो भाई अब ये क्या होता है, जेड क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस। तो हमें क्या निकालना है, सेक्शन मॉडुलस
ऑफ द CG ऑफ द ग्रुप ऑफ द वेल्ड। तो सेक्शन मॉडुलम मेरा क्या मिनिमम होना चाहिए, तभी मेरा सिग्मा भी मैक्सिमम आएगा। तो ये क्या होता है जेड क्या होता है I डिवाइड बाई वाई मैक्सिमम। तो मेरा y क्या मैक्सिमम होगा तब z मिनिमम आएगा, और I क्या होगा मेरा मिनिमम होगा, मिनिमम होना चाहिए। तो I मिनिमम कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिलेगा। देखो ये अब ये आपको पता है ये कितनी है h, ये क्या है थ्रॉट एरिया, थ्रॉट थिकनेस, जो h से मैं डिनोट कर रहा हूँ, कहीं कहीं t से भी डिनोट होता है। तो ये h क्या है थ्रॉट एरिया, ये क्या है मेरी विड्थ b, ठीक है, क्या है b विड्थ है, जो यहाँ पर ये वाली है ना, ये क्या है मेरा थ्रॉट एरिया। अब ये मेरा क्या है 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। आई एक्सेस ये क्या है मेरी x डायरेक्शन, ठीक है। तो x डायरेक्शन के अलावा मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम मिल रहा है, तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, आई एक्स एक्स क्या होगा बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, क्या होगा बी एच क्यूब बाई 12। अब देखो मैं केवल इसका निकाल रहा हूँ, इसके और इसका निकालूंगा और इसके अबाउट निकालूंगा, ठीक है। और ये क्योंकि एक का निकाल दो, दोनों का सिमेट्री है, डबल कर देंगे। एक का निकालूंगा, इसका भी उतना ही आएगा जितना इसका आएगा। तो आई एक्सेस निकल गया बी एच क्यूब बाई 12, ठीक है। अब इसके अबाउट क्या है आई एक्सेस, ठीक है। तो इसके अबाउट क्या निकलेगा आई जी बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया, एरिया कितना है बी इंटू एच वाई स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस है dy2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होगे, क्या देख रहे हो, यहाँ देख रहे होगे कि एच क्यूब, यहाँ क्या है एच क्यूब बहुत कम होता है, एच क्यूब और ये h, तो एच क्यूब की वैल्यू क्योंकि ये mm में होती है, तो h क्यूब करोगे तो बहुत, तो -10 टू द पावर -3 -6 पहुंच जाएगा, और h यहाँ पर 10 टू द पावर -, तो h क्यूब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बी एच क्यूब मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ से आई जी आ जाएगा बी एच डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यह आ गया बी एच डिवाइड बाई 2 स्क्वायर बाई 4। अब क्योंकि 2 वेल्ड है तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो यह आ गया 2 टाइम्स, तो बी एच डी स्क्वायर बाई 2 आ गया। आई जी क्या हो, ये आई जी 1 निकाला ना मैंने, आई जी वन, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो आई जी है, ये आई जी 1 है, और आई जी 2 भी इतना ही होगा, क्योंकि देखो आई जी वन ये है, अरे यार मैं अलग से लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। ये हो गया आई जी 1, आई जी 2 कितना है, ये भी इतना ही होगा बी एच डी स्क्वायर बाई 4। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आई जी कितना आएगा बी एच डी स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। अब आई जी मेरा पता चल गया, तो मैं यहाँ से जेड निकालूंगा सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होगा आई डिवाइडेड बाई वाई मैक्सिमम, आई क्या है मेरा बी एच डी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और y मैक्सिमम कितना है भाई, कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस है y, इसके हम देखते हैं ना कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस है, कितनी है dy2, भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है dy2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया 2 से 2 क्या ये, तो ये क्या आया बी एच डी, ठीक है, क्या आया बी एच डी, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया जेड बी एच डी, तो ये क्या है सेक्शन मॉडुलस ऑफ द ग्रुप ऑफ द वेल्ड अबाउट द सी जी, ये ठीक है। तो ये क्या आ गया सिग्मा बी डिवाइडेड बाई एम वाई जेड डब्ल्यू। तो भाई एम क्या है बेंडिंग मोमेंट पी इंटू ई, और जेड डब्ल्यू क्या हो गया बी एच डी।
अब डी भाई हमको पता है, बी हमको पता है, पी हमको पता है, ई हमको पता है, एच, एच क्या है, थ्रॉट थिकनेस। तो हमको, तो एच को आप क्या लिख लोगे, एच को टी के फॉर्म में लिख लेना, एच को टी के फॉर्म में लिख लेना। क्या होगा, सिग्मा बी पी ई इंटू बी, क्या होता है, पी टी के फॉर्म में 0.707 टी, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, टी के फॉर्म में हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टी के फॉर्म में आ गया। और शियर स्ट्रेस तो आपको था ही टी के फॉर्म में। ठीक है, टी क्या है, लेग साइज, साइज ऑफ द लेग, यही तो निकालना होता है। क्या होता है कि यही तो हमको बताता है कि कितने साइज का हमको वेल्ड मारना है। अब आपसे कहोगे मेरे को 20 mm साइज का वेल्ड मारना है, तो आप इसका मतलब 20 mm क्या है, टी। तो यहाँ से हम निकालेंगे। अब देखो ये क्या है, शियर स्ट्रेस, और ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस आ रखा है। तो कंबाइंड स्ट्रेस के केस में जब कंबाइंड स्ट्रेस आता है, जब कंबाइंड स्ट्रेस आता है तब उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक तरफ शियर स्ट्रेस है और एक तरफ बेंडिंग स्ट्रेस। तो कंबाइंड स्ट्रेस के केस में कौन सी थ्योरी लेते हैं, लेते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ले लो या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ले लो। ठीक है, कंबाइंड स्ट्रेस को ऐसे सॉल्व तो करते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता है, टॉ परमिसिबल इज इक्वल्स टू एस वाई एस डिवाइड बाई एन होता है। एस वाई एस क्या होता है, यील्ड शियर स्ट्रेस, यील्ड शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई एन क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब एस वाई एस को आप पता क्या लिख सकते हैं, एस वाई टी डिवाइड बाई 2। एस वाई टी क्या होता है, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस। अब एस वाई टी क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉ क्या है, शियर स्ट्रेस। तो यहाँ से, और टॉ परमिसिबल आपको क्वेश्चन में दिया होगा। टॉ परमिसिबल का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे को इतना परमिसिबल स्ट्रेस चाहिए, मैं इतना परमिट कर सकता हूँ स्ट्रेस, इतना परमिट स्ट्रेस कर सकता हूँ, मेरा जो फिलेट वेल्ड है वो इतना परमिट है उसको स्ट्रेस। तो ये दिया होगा आपको। तो यहाँ से ये दिया होगा, सिग्मा की वैल्यू टी के फॉर्म में लिखेंगे, टॉ की वैल्यू टी के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से साइज ऑफ द लेग वेल्ड आ जाएगा। ठीक है, मेरे से पिछले वाले वीडियो में इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने इसेंट्रिक लोडिंग की बात करी थी, उसमें टॉर्सनल शियर स्ट्रेस और प्राइमरी शियर स्ट्रेस था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जब मैंने ये निकाला था, क्या उसमें जब टी वाई जे टॉ वाई आर, ठीक है, तो जब मैंने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ना, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें एच वाला जब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, ठीक है, तो कुछ ये निकल के आया था कि बी क्यूब प्लस 3BD स्क्वायर, बी क्यूब प्लस 3BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, ये निकाला था मैंने, बी क्यूब प्लस 3BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। तो मैं एच से मल्टीप्लाई करना भूल गया था। एच क्या है हमारा, थ्रॉट थिकनेस, क्योंकि उस केस में उसमें ना मैंने क्या लिया था, एच को मैंने 1 ले लिया था, एच को मैंने 1 लेके तब जो ये मैंने यहाँ पर एच थ्रॉट थिकनेस ली थी ना, जब मैं MYI जब सेक्शन मॉडुलस निकाल रहा था, तो जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा था, आई क्या निकाला था मैंने, BH³/12। तो H को मैंने वहाँ क्या ले लिया था, 1 ले लिया था, मतलब सिंपल करने के लिए। ठीक है, H 1 ले लिया था, तो मैं लास्ट में उस H को मल्टीप्लाई करना भूल गया। वो मल्टीप्लाई करना होता ही है नहीं, H, क्योंकि H को मैंने 1 लिया था, H को मल्टीप्लाई करना तो भूल गया था। ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी तो हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने अब क्या हुआ देखो, टॉ परमिसिबल निकल गया, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से मैंने ये निकाला, टॉ पता है, बेंडिंग स्ट्रेस पता है, तो यहाँ से
साइज ऑफ द वेल्ड पता चल जाएगा। अब मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी है। तो भाई मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या कहती है? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या कहती है? टॉ परमिसिबल इज इक्वल्स टू 1/√3 अंडर रूट सिग्मा का स्क्वायर प्लस 3 टॉ स्क्वायर। 1/√3 सिग्मा का स्क्वायर प्लस 3 टॉ स्क्वायर। सिग्मा क्या है? ये सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस। टॉ क्या है? ये। और यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? टी। ठीक है, दो थ्योरी यूज होती है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी करो या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी लेके करो। ठीक है, तो ये बात हो गई, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से साइज ऑफ द वेल्ड निकाल देंगे और साइज ऑफ द जब वेल्ड निकालोगे तो वहाँ तो जो टॉप तो यहाँ से जो, क्योंकि हमको पता है टॉप परमिसिबल हमको दे रखा होगा क्वेश्चन में कि यार इस जो फिलेट वेल्ड है ना इसका टॉप परमिसिबल इतना है, इतना शियर स्ट्रेस परमिट कर सकता है बस ये। तो उसके हिसाब से फिर साइज ऑफ द वेल्ड आ जाएगा टी। साइज ऑफ द वेल्ड टी आ जाएगा और उतने साइज का हम वेल्ड मार देंगे टी साइज का। तो भाई वो जब उस उतने साइज का टी का वेल्ड मारोगे तो जब आप फोर्स लगेगा, जब उसमें इसेंट्रिक लोडिंग होगी, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस लगेगा तो वो फेल नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आगे। इसके बाद एक वीडियो और है, उसमें भी जानेंगे वेल्डिंग जॉइंट के बारे में। ठीक है।